कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को कुछ सैनिकों से डर कर भागते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़की अपने तलवार से सैनिकों पर हमला करती है और उन्हें वहीं गिरा देती है। तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम कैटलीना है। वो अपनी दोस्त लीरिया को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक ही कहीं से आवाज आती है कि तुम्हारी कोशिश बेकार है कैटलीना, और एक पर्पल क्रिस्टल सामने आता है। जैसे ही लीरिया उसे देखती है वो गिरकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर कैटलीना कहती है कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन अचानक पता चलता है कि लीरिया बिना छुए ही उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और हमें पता चलता है कि ये जगह आसमान में उड़ता हुआ एक वॉरशिप है। विस्फोट के कारण लीरिया उस वॉरशिप से नीचे गिर जाती है और वहीं जमीन पर एक आइलैंड पे हम दो लड़कों से मिलते हैं जिनका नाम ग्रैन और एरोन है। एरोन ग्रैन से कहता है कि मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि तुम काम करते हुए कभी थकते क्यों नहीं, जिसका ग्रैन जवाब देता है कि ये मेरे लिए अच्छी ट्रेनिंग है। तभी कोई ग्रैन को आवाज देता है और पता चलता है कि वो एक छोटा रेड ड्रैगन है जिसका नाम वर्न है। तभी वहाँ पर एरोन के पिता आते हैं और ग्रैन को उनके काम में मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। ग्रैन उनसे पूछता है कि क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो एरोन के पिता जवाब देते हैं कि तुम्हारी मदद से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। तभी वो जंगल के ऊपर एक वॉरशिप को देखते हैं और काफी हैरान होते हैं ये देखकर। और तभी अचानक एक विस्फोट होता है और वो देखते हैं कि जहाज से कुछ चमकती हुई चीज नीचे गिर रही है। ग्रैन सोचता है कि ये आखिर हो क्या सकता है, तो वर्न कहता है कि शायद कोई ये मलबा होगा। ग्रैन अपनी तलवार निकालता और कहता है कि चलो देखते हैं। वो मलबे के पास पहुंचते और एक नीली चमक को देखते हैं। वो सोच जाते हैं और पाते हैं कि एक लड़की है वहां पर जिसके सीने में क्रिस्टल चमक रहा है। वो उसे जगाने की कोशिश करते और जब वो जागती है तो ग्रैन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो डरते हुए जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। वर्न कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम आखिर हो कहाँ से। लीरिया काफी कंफ्यूजन में जवाब नहीं दे पाती, तो यहाँ पर ग्रैन हैरानी से कहता है कि कहीं तुम वही चीज तो नहीं जो उस जहाज से गिरी हो। तो वर्न कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। ग्रैन उससे कहता है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ग्रैन और वर्न उसे अपना इंट्रोडक्शन देते और पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है। लीरिया याद करते हुए बताती है कि उसे लंबे समय तक एक अंधेरी जगह में कैद करके रखा गया था और कैटलीना उसे वहां से निकालने आई थी। वो सैनिकों से भाग रहे थे और अचानक उसे कैटलीना याद आती है और वो पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। वो कहते हैं कि नहीं, उसके बारे में तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो बताती है कि कैटलीना एक सुंदर और बहुत ही ब्रेव लड़की है। तो ग्रैन कहता है कि चलो अब उसे भी ढूंढते हैं। तभी सैनिकों की आवाज आती है और लीरिया चिल्लाती है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। ग्रैन पूछता है कि क्या यही लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, जिसका लीरिया हाँ में जवाब देती है। ग्रैन अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तभी वहाँ पर एक सैनिक चिल्लाता है कि उसे हमारे हवाले कर दो, जिसके लिए ग्रैन साफ मना कर देता है और यहाँ पर उनके बीच में एक लड़ाई होती है। ग्रैन एक सैनिक को मार देता और दूसरे को भी हरा देता है। वो वहां से जाने ही वाले होते हैं कि घायल सैनिक आसमान की ओर सिग्नल फ्लेम छोड़ता है और इसके बाद अब बाकी के सैनिकों को उनकी जगह का पता चल चुका था। वो भागने लगते हैं और ग्रैन पूछता है कि ये कौन है। लीरिया कहती है कि ये एम्पायर के लोग हैं। ये सुनकर ग्रैन और वर्न काफी डर जाते हैं। वर्न कहता है कि एम्पायर से दुश्मनी लेना बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। तभी सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन कैटलीना अचानक आकर एक सैनिक को मार देती है। लीरिया उसे देखकर काफी खुश हो गई थी। कैटलीना लड़ते हुए लीरिया तक पहुंचती है और कहती है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वो ग्रैन और वर्न की ओर देखती है और कहती है कि तुम दोनों को भी हमारे साथ ही चलना चाहिए, और वो जंगल की ओर भागने लगते हैं। दूर जाने के बाद लीरिया पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो कैटलीना कहती है कि हम इस आइलैंड को छोड़ेंगे, मेरे पास एक एयरशिप है लेकिन वो थोड़ा दूर है। वो लीरिया से पूछती है कि क्या वो सही से चल पाएगी, जिसका लीरिया हाँ में जवाब देती है। बाकी उन दोनों को कैटलीना अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि मैं एम्पायर ऑफ अर्थ की लेफ्टिनेंट कैटलीना हूँ और लीरिया की मदद करने के लिए वो उनका थैंक यू करती है। ग्रैन पूछता है कि सैनिक उसका पीछा क्यों कर रहे थे। तो कैटलीना कहती है कि वो सब नहीं बता सकती, बस इतना ही बता सकती है कि लीरिया बहुत ही खास है और उसे कैद करके रखा गया था। वो लोग उसे उसके जहाज तक ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सैनिक एक गांव वाले से नीले बालों वाली लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो गांव वाला मना करता है तो सैनिक उसकी बेटी को पकड़ लेता और धमकाता है, लेकिन तभी वहां पर कैटलीना आकर उस सैनिक को मार देती है और ग्रैन भी उनसे लड़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहां पर कैप्टन पोमर अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। वो कैटलीना से कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो सैनिकों की फॉर्मेशन को समझ जाती है और वो ग्रैन से कहती है कि लीरिया को लेकर भागो यहाँ से। तभी एक 7 सर वाला वहां पर ड्रैगन आता और ग्रैन पर हमला करता है, जिससे ग्रैन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। लीरिया गुस्से में अपनी पावर ग्रैन को दे देती है और उसके क्रिस्टल से नीली रोशनी निकलती है। ग्रैन यहाँ पर होश में आता और उसके घाव भी जल्दी गायब हो जाते हैं। वो दोनों बहमुट का नाम लेते और आसमान से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बहमुट सामने आता है। वो सामने वाले ड्रैगन को हरा देता है और कैप्टन को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ता है।
और इसके बाद बहमुड भी गायब हो जाता है और ग्रैन भी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम उसका बचपन देखते हैं जहाँ पर वो अपने पिता का एक लेटर पढ़ रहा है जो कि एस्ट्रल आइलैंड और ड्रैगन के बारे में है और वो एक स्काई फेरर बनने का सपना देखता है। प्रेजेंट में ग्रैन जागता है और लीरिया उसके पास रो रही होती है। कैटलीना बताती है कि एम्पायर पीछे हट चुका है। वो बताती है कि लीरिया क्रिस्टल पर रिसर्च का हिस्सा थी और उसकी पावर एस्ट्रल आइलैंड के बीस्ट को कंट्रोल करना था। लीरिया कहती है कि उसने अपनी पावर ग्रैन से मिला दी है और अब वो अलग नहीं हो सकते। कैटलीना कहती है कि अगर अलग हुए तो वो मर सकते हैं। वो कहती है कि उन्हें आइलैंड छोड़ना ही होगा। गांव वाले उनके लिए सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन कैटलीना उनसे माफी मांगती है। ग्रैन कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके और एस्ट्रल आइलैंड के बारे में और जान सके। वर्न भी उसके साथ ही जाने का फैसला करता है और कैटलीना भी कहती है कि लीरिया की सच्चाई का जवाब भी एस्ट्रल आइलैंड पर ही मिलेगा। और यहाँ पर ग्रैन गांव वालों को बताता है कि वो लीरिया और कैटलीना के साथ अपनी ट्रैवल शुरू करने वाला है। कैटलीना उन्हें समझाती है और कहती है कि वो एक जगह जाएंगे जिसे डार्क एबायस कहते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक जंगली बीस्ट से भरी मानी जाती है। कैटलीना आगे कहती है कि उसने पता लगाया है कि आइलैंड की लोकेशन डार्क एबायस के पीछे है। तभी एरोन की घबराई हुई आवाज उनकी बात को रोकती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में इस खतरनाक यात्रा का फैसला कर चुकी हो, और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम ग्रैन को साथ में क्यों ले जा रहे हो? एम्पायर उसे भी निशाना बनाएगा। ग्रैन जवाब देता है कि मैंने खुद उनके साथ चलने को कहा था। ये सुनकर एरोन और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कभी लॉजिकली सोचते ही नहीं हो। तभी एरोन के पिता उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ग्रैन लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था और अब उसका सपना पूरा करने का समय आ गया है। जिस दिन उसे उसके पिता का लेटर मिला था उसी दिन से वो इस पल की ट्रेनिंग कर रहा है। एरोन यहाँ पर उदास होकर कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा सपना है और तुम तैयार भी हो, लेकिन क्या तुम अपने पिता से मिलने के बाद वापस हमारे पास लौटोगे? ग्रैन मुस्कुराकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसी समय लीरिया के पेट से भूख की आवाज आती है जिसे सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सभी जाने की तैयारी करते हैं। ग्रैन पहली बार एयरशिप देखकर काफी हैरान था। एरोन के पिता उससे कहते हैं कि आज मौसम वैसा ही है जैसा उस दिन था जब तुम्हारे पिता तुमसे विदा लेकर गए थे। वो ग्रैन से कहते हैं कि आगे बढ़ो और देखो तुम्हारे पिता ने क्या देखा था और उन्हें ढूंढने में अपनी जी जान लगा दो। कैटलीना शिप चलाती है लेकिन ऊपर जाने की बजाय शिप नीचे जाने लगता है। वर्न चिल्लाता है कि लीवर ऊपर खींचो और फिर वो बादलों के ऊपर उड़ने लगते हैं और सब हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। ग्रैन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा आइलैंड इतना छोटा है, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं वापस लौटूंगा और मैं जरूर लौटूंगा। लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं होती कि अचानक ही शिप क्रैश होकर इन्हाना आइलैंड पर गिर जाता है और टूट जाता है। हालांकि इससे किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। आइलैंड पर एक आदमी शिप को गिरते हुए देखता है और वो उनके पास आता है। वो शिप को देखता है और कहता है कि तुमने शिप को तोड़ दिया और इंजन भी जला दिया है, ये शायद अब कभी नहीं उड़ पाएगा। और कौन बेवकूफी से चला रहा था? कैटलीना कहती है कि मैं चला रही थी। वो आदमी उसे टेम्परेचर और स्पीड के बारे में पूछता है तो कैटलीना के चेहरे पर हैरानी दिखती है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये बेसिक बातें भी नहीं पता और तुमने इतना अच्छा शिप उड़ा लिया, पहले ट्रेनिंग करो फिर ऐसे शिप चलाना। और वो गुस्से से चला जाता है। वर्न कहता है कि हमें आराम करने की जगह चाहिए तो कैटलीना कहती है कि चलो सिटी की ओर चलते हैं। सिटी पहुंचकर ग्रैन बहुत सारे लोगों और आसमान में उड़ते एयरशिप्स को देखकर दंग रह गया था। कैटलीना बताती है कि यहाँ के मार्केट शिप इक्विपमेंट से भरे हैं और ये आइलैंड एम्पायर के कब्जे में नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर सुरक्षित है। वो किसी दूसरे पैसेंजर शिप से आगे की ट्रैवल को जारी रखते हैं। वो मार्केट में घुसते हैं और कैटलीना को कैट्स और क्यूट एनिमल बहुत पसंद आते हैं। वहीं ग्रैन स्वॉर्ड्स में इंटरेस्ट दिखाता है तो वहीं लीरिया का ध्यान एक सुंदर डायरी नोटबुक पर जाता है। कैटलीन कहती है कि क्यों ना हम ये खरीद लें, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, जिससे लीरिया बहुत ही खुश हो जाती है। वो सिटी की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर हैरान होते हैं। एक बड़े कैसल के सामने खड़े होकर ग्रैन पूछता है कि ये बड़ी इमारत क्या है। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लगते, ये कासल मर्चेंट के आराम करने की जगह है। वो अंदर जाकर रात बिताने के लिए कमरा ले लेते हैं और सुबह वो शिप में सीट बुक करने के लिए जाते हैं, लेकिन सारी सीट्स भरी होती है। तभी हार्बर से एक बड़े शिप की आवाज आती है और ग्रैन उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। उसी समय वो आदमी आता है जिसने क्रैश के बाद उनसे बात की थी। उसका नाम रेकम होता है। वो कहता है कि तुम्हारी शिप्स की पसंद बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें आसमान और उड़ना पसंद है तो तुम्हें शिप्स चलाना भी सीखनी चाहिए, हवाओं की दिशा समझनी चाहिए। तो वर्न पूछता है कि कहीं आप स्काई फेरर तो नहीं? वो कहता है कि हाँ, मैं पहले स्काई फेरर था लेकिन अब मैं वो काम छोड़ चुका हूँ। वो उन्हें एक जगह ले जाता है। वहाँ पर वो देखकर चौंक जाते हैं कि उनका टूटा हुआ शिप अब बिल्कुल नए जैसा हो गया है। ग्रैन पूछता है कि आपने ये कैसे किया? तो रेकम कहता है कि मैं इन कामों में बहुत स्किल्ड हूँ, मैं शिप तुम्हें दूंगा लेकिन उसे वही चलाएगा जो समझदार होगा। तभी दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा वॉरशिप है, क्या तुम लेना चाहोगे? ग्रैन और लीरिया हैरान होकर सिर हिलाते हैं, लेकिन रेकम उसके ऊपर शक करता है। वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो? लड़के कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से एप्पल्स खरीदोगे? वर्न एप्पल्स को देखकर दौड़ पड़ता है लेकिन लीरिया उसे रोकती है,
कैटलीना ने कहा था कि अजनबियों पर भरोसा मत करना। लड़का बोल पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कैटलीना हमेशा हमसे एक कदम आगे रहती है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। उसका दोस्त तलवार निकाल कर कहता है कि अब हमें फोर्स इस्तेमाल करना होगा। वहीं रेकम शिप की रोप को खींचता है और ग्रैन से कहता है कि जैसे ही मैं सिग्नल दूं तुम तुरंत भागना। वो भागते हैं लेकिन दोनों लड़के उनका पीछा करते हैं। ग्रैन वर्न से कहता है कि लीरिया को लेकर जाओ, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। वर्न इसके लिए मना कर देता और लड़के क्रिस्टल से हमला करते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी दीवारों पर पौधे हिलने लगते हैं, छत गिरती है और सब कुछ सिकड़कर एक जगह जमा हो जाते हैं। वो सुनते हैं कि रेकम की आवाज अंडरग्राउंड पैसेज से बुला रही है। वो तुरंत ही नीचे जाते हैं जहाँ पर रेकम कहता है कि ये वार के समय बना एक सीक्रेट कॉरिडोर है। वो ग्रैन से कहता है कि तुम बहुत ही केयरलेस हो लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इसीलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना। ऊपर कैटलीना उन्हें ढूंढ रही होती है। अचानक ट्रैप डोर खुलता है और रेकम के साथ ग्रैन, लीरिया और वर्न बाहर आते हैं। लीरिया बताती है कि रेकम ने उनकी मदद की है। तो यहाँ पर रेकम कहता है कि मैं फिर से मदद नहीं करूंगा और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ग्रैन बताता है कि एम्पायर उनका पीछा कर रहा है। कैटलीन कहती है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पैसेंजर शिप में सीट नहीं है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है। वो कहती है कि लगता है तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो अपना नाम सिएरा बताती है और कहती है कि उसकी एक शॉप है। लीरिया हैरान होती है कि इतनी छोटी लड़की शॉप चला रही है। कैटलीना बताती है कि वो हार्वेन लीनिएज से है जो ग्रो नहीं करते, लेकिन वो मैच्योर है। कैटलीना पूछती है कि क्या उन्हें वॉरशिप दिला सकती है। तो सिएरा कहती है कि सारे शिप्स अभी बिजी हैं, लेकिन उसके पास एक छोटा शिप सेल पर है। कैटलीना कहती है कि उनके पास पायलट नहीं है। तो सिएरा कहती है कि शिप ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वहीं रिटायर्ड कैप्टन ढूंढना बहुत आसान है, जैसे कि वो पायलट रेकम। वो रेकम के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसका शिप अब शानदार हालत में था। तभी सोल्जर की आवाज आती है और वो तुरंत ही छिप जाते हैं। सोल्जर का कमांडर घमंडी आदमी है जिसे कैटलीना पहचानती थी। वो कहता है कि वो सिटी के सभी लोगों को मार देगा। इस बात का एक सोल्जर विरोध करता है तो कमांडर उसे वहीं पर मार देता है। लीरिया और ग्रैन की हलचल से कमांडर को समझ आ जाता है कि कोई यहाँ पर छिपा है और बिल्डिंग उड़ाने का वो ऑर्डर देता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। कमांडर कैटलीना को पहचान लेता और कहता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, और वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे तुरंत ही अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी दूर की केव से बुलेट चलती है और जानबूझकर सोल्जर को नहीं लगती, बल्कि अंडरग्राउंड पैसेज का दरवाजा खोल देती है। ग्रैन समझ जाता है कि रेकम ने भागने का रास्ता खोला है। वो तुरंत ही नीचे भागते हैं। नीचे कैटलीना काफी परेशान होती है, लेकिन आगे से लाइट आती है और वहाँ पर रेकम होता है। वो गुस्से में कहता है कि मुझे फिर से थैंक यू मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं अपनी शिप की रक्षा कर रहा था। ये पैसेज मेरे घर तक जाता और आज तुम वहीं पर रहोगे। उसका घर काफी अस्त व्यस्त होता है, हर जगह शिप्स की ड्राइंग होती है और रेकम इसके लिए माफी मांगता है। तो ग्रैन कहता है कि उन्हें कैप्टन चाहिए, जिसके लिए रेकम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी शिप उड़ाऊंगा। वो अपने बचपन से शिप से लगाव की कहानी बताता है। वो कहता है कि वो किसी सुपरस्टिशन में यकीन नहीं करता कि शिप खुद अपने कैप्टन को चुनती है। फिर वो ग्रैन से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कैटलीना बीच में कहती है कि हमें आइलैंड वाले को वार्निंग देनी होगी कि एम्पायर उन्हें मिटाने वाला है। वो रेकम को थैंक यू करती है। तो रेकम कहता है कि अब जब मुझे एम्पायर के प्लान का पता चल गया है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। उधर सोल्जर का कमांडर चिल्ला रहा होता है कि कैटलीना कैसे बच निकली और वो स्नाइपर कौन था जिसने उसकी मदद की। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम पूरे आइलैंड को ही खत्म कर देंगे। वो एक सोल्जर से पूछता है कि सब तैयार है। सोल्जर जवाब देता है कि सब कुछ तैयार है, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल जाता और हवाएं बहुत तेज हो जाती है। रेकम हैरान हो जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं लगता। कैटलीना कहती है कि इनकी प्लान क्या हो सकती है, क्या इनके पास ऐसे वेपन्स है जो पूरे आइलैंड को नष्ट कर सके। तभी उनकी बात उन दो लड़कों की आवाज से टूटती है जिन्होंने मार्केट में उनके ऊपर हमला किया था। वर्न डर कर कहता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर क्या चाहते हो। कैटलीना समझ जाती है और कहती है कि तुम लीरिया को वापस ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। लड़कों में से एक जवाब देता है कि नहीं, हम इतनी बड़ी बात करने नहीं आए, हम तो बस अपना वादा निभा रहे हैं, हमारा ऑफर अभी भी कायम है। लीरिया हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सच में हमें अपना वॉरशिप देना चाहते हो। लड़का हाँ कहता है और कहता है कि इसके लिए पेमेंट की भी जरूरत नहीं है। कैटलीना गुस्से में कहती है कि जब तक हमें ये पता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है, हम तुमसे कोई मदद स्वीकार नहीं करेंगे। वो दोनों लड़के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक लड़का अपने एक्सप्लोडिंग क्रिस्टल से ग्रैन पर हमला करता है, लेकिन रैकम उसे बचा लेता है और तुरंत ही वो भी पलटवार करता है। दूसरा लड़का कैटलीना पर हमला करता और ग्रैन भी लड़ाई में यहाँ पर शामिल हो गया था। तभी मौसम और भी खराब हो जाता और टोर्नेडोज बनने लगते हैं। दोनों लड़के पीछे हटते हैं और कहते हैं कि अब पीछे हटने का समय है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। वर्न इससे नाराज होकर कहता है कि वो बिना बताए चले गए कि वो कौन है और ये भी नहीं पता कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहते थे। कैटलीना समझ जाती है कि एम्पायर कई फैक्शंस में बटा हुआ है और सब कोई एक ही जनरल के अंडर में नहीं है,
लेकिन लीरिया को मौसम देखकर कुछ बुरा एहसास होता है। तूफान काफी तेज हो जाता है और टोर्नेडोस घरों को उखाड़ने लगते हैं। चारों ओर काफी अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हुए कैसल में शरण लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो स्टॉर्म झेल पाएगा, लेकिन स्टॉर्म की आवाज लगातार बढ़ती जाती है। ग्रैन और रेकम बाहर हालात देखने जाते हैं और कैसल की खिड़कियां टूटती जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि कैसल अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। रेकम हार्बर मास्टर से पूछता है कि क्या कोई यहाँ पर शिप मौजूद है, तो वो कहता है कि डॉक पर एक शिप है। रेकम वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या उसे कोई पायलट कर सकता है। एक आदमी कहता है कि कोई नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम बच्चों और औरतों को वो बचा ले। तो रेकम कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे ऐसे तेज हवाओं में उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस है। वो शिप तैयार करने जाते हैं, लेकिन अचानक एक वॉरशिप उस पर निशाना साधकर फायर करने लगता है। वॉरशिप से वही घमंडी कमांडर की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। वो बताता है कि ये आइलैंड अब लेडी ऑफ द विंड्स के इफेक्ट में है, जो बहुत पहले इस आइलैंड पर राज करती थी, और अब वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना छोड़ दिया और उसे भुला दिया। और वो काफी हंसने लगता है। लीरिया कहती है कि मुझे एक शिप चाहिए जो लेडी ऑफ द विंड्स के पास उड़ सके, मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कैटलीना मना करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। लीरिया इसके लिए जिद करती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रेकम कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इससे लोगों की जान बच सकती है तो मैं मदद करूंगा। वो रेकम के शिप में चढ़ते हैं और वो शिप से बात करता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही या आइलैंड छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी उम्मीद है हम साथ में उड़ेंगे। वो लीवर खींचता है और सेल्स उठती है और शिप आसमान में उड़ने लगता है। आसमान में ग्रैंड पूछता है कि क्या ये शिप सुरक्षित है। रेकम कहता है कि बिल्कुल, और वो लीरिया से कहता है कि हमें जाना किधर है। लीरिया उस बड़े से क्लाउड की ओर इशारा करती है और कहती है कि लेडी ऑफ द विंड्स वही है। ग्रैंड भी उसकी मौजूदगी महसूस करता है क्योंकि उसमें लीरिया की भी पावर है। वॉरशिप पर कमांडर पूछता है कि डिवाइस ठीक काम कर रहा है या नहीं। सोल्जर जवाब देता है कि बिल्कुल, और लेडी ऑफ द विंड्स की पावर उसकी उम्मीद से ज्यादा है। लेडी ऑफ द विंड्स मीटियोर और चट्टानों से हमला करती है, लेकिन रेकम उससे भी बच निकलता है। उसका हमला और भी तेज हो जाता है। रेकम ग्रैंड से पूछता है कि मैक्सिमम स्पीड कैसे लाते हैं, तो ग्रैंड कहता है कि पावर लीवर को पूरी तरह से खींचते हैं। रेकम हंसकर कहता है कि इससे बेहतर तरीका है उसके पास, और वो लीवर को नीचे कर देता है। शिप नीचे गिरकर खतरे से निकल जाता है और वो फिर वो लीवर ऊपर करता है। वो देखते हैं कि लेडी ऑफ द विंड्स के सीने में पर्पल क्रिस्टल है और सोल्जर उसी से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। लीरिया अपना क्रिस्टल पकड़कर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और उससे आइलैंड नष्ट ना करने की विनती करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती और अपना हमला जारी रखती है। लीरिया उनसे कहती है कि हमें ऊपर ले चलो। रेकम शिप को ऊपर ले जाता है और लीरिया ग्रैंड से कहती है कि एम्परर ने क्रिस्टल से उसे कंट्रोल किया है और इसे तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। वो उसे एक्स्ट्रा पावर देती है और ग्रैंड तेज हवाओं और मिटियोर्स के बीच में शिप के किनारे से कूद जाता है। वो चट्टानों के बीच लड़ते हुए क्रिस्टल तोड़ देता है और क्रिस्टल के टूटते ही सारे पत्थर गायब हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंड नीचे गिरने लगा था। लेडी ऑफ द विंड होश में आती है और ग्रैंड को बचाती है और शिप पर वापस लेकर आती है। रेकम उससे माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें भुला दिया था, मौसम को नेचुरल समझ लिया जबकि तुम हमारी प्रोस्पेरिटी की वजह थी। लेडी मुस्कुराकर गायब हो जाती है और एक जेमस्टोन लीरिया के पास रह जाता है उसके गिफ्ट के तौर पर। इसके बाद वो आइलैंड लौटते और लीरिया सबको बताती है कि अब लेडी ऑफ द विंड्स ठीक है, मौसम भी ठीक रहेगा। रेकम लोगों को डांटता है और कहता है कि इसके लिए हम भी दोषी हैं, हमें उसे याद रखना चाहिए था। शहर अब नॉर्मल हो गया था। बाद में लीरिया और वर्न सिएरा की शॉप में बैठे ग्रैंड का इंतजार कर रहे थे। कैटलीना रास्ते में ग्रैंड को डांटती है कि तुम कितने रेकलेस हो, ऐसे कूदते हो कि मर सकते थे तुम। ग्रैंड कहता है कि मैं बस लोगों को बचाना चाहता था। वो पूछती है कि अगर असफल हो जाते तो क्या होता। ग्रैंड कहता है कि मुझे लीरिया की पावर पर पूरा भरोसा था। तो कैटलीना कहती है कि अब से हर बात मुझसे पूछ कर करना, मैं तुम्हारी गार्जियन जैसी हूँ। जिसके बाद ग्रैंड उससे माफी मांगता है। वहीं शॉप में लीरिया लेडी का दिया जेमस्टोन ग्रैंड को छूने देती है, जिससे उसे विजन देखते हैं कि एक वॉल्केनो फट रहा है और एक सिटी तबाह हो रही है, लेकिन वहीं कैटलीना और वर्न कुछ भी देख नहीं पाते। सिएरा पूछती है कि क्या ये स्काई मैप मैजिक है, तो कैटलीना समझाती है कि ये एस्ट्रेल का एंशिएंट हेरिटेज है, जिसके हिस्से इकट्ठा करने होंगे डार्क गेट को पार करने के लिए। लीरिया बताती है कि इसे छूते ही लगता है मैं दूसरी जगह पे हूँ, लाल पहाड़ और धुआं निकलती इमारत। सिएरा यहाँ पर सोचकर कहती है कि ये डिस्क्रिप्शन स्टेट ऑफ वॉल्ट जैसा है। रात में ग्रैंड सो नहीं पाता और रेकम के पास जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ आप हमारे शिप के कैप्टन बने। वो अपने पिता का लेटर दिखाता है जिसमें उसके पिता ने कहा था कि मैं तुम्हारा एस्ट्रेल आइलैंड पर इंतजार करूंगा। रेकम कहता है कि एस्ट्रेल आइलैंड के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन असली है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सुबह कैटलीना एक बार फिर से रेकम से पूछती है कि क्या तुम पक्का हमारे साथ आ रहे हो, तो रेकम भी हंसकर कहता है कि मैं एक कैप्टन हूँ और तुम्हारे शिप को गिरने नहीं दूंगा।
उधर वो दोनों लड़के कमांडर को रिपोर्ट देते हैं कि वो कैटलीना को नहीं पकड़ पाए। सियरा एक सीक्रेट मिशन देती है जो कि क्लाइंट वॉल्ट्स में मिलेगा। कैटलीना ग्रैन से कहती है कि कैप्टन अब क्या ऑर्डर है। ग्रैन हैरान होता है लेकिन कहता है कि हम वॉल्ट्स जाने वाले हैं। वॉल्ट पहुंचकर वो बड़े से वॉल्केनो को देखते हैं। पोर्ट वर्कर पूछता है कि यहाँ का कैप्टन कौन है। रेकम ग्रैन की ओर इशारा करता है तो वो मजाक उड़ाता है कि इतना छोटा बच्चा तुम्हारा कैप्टन है। वहीं कैटलीना शहर के बारे में बताती है कि लावा से स्टील बनता है। तभी सियरा वहाँ पर सामने आती है और कहती है कि तुम शहर देखकर हैरान लग रहे हो। कैटलीना पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो हंसती है और कहती है कि मैं तो हर जगह पर हूँ। सियरा उन्हें मिशन पेपर्स देती है और वार्निंग देती है कि यहाँ के लोग स्ट्रेंजर से नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मार्केट घूमने निकलते हैं। चीजें खूबसूरत होती है लेकिन स्ट्रीट्स लगभग खाली थी और जो कुछ लोग भी दिखते हैं वो उनसे दूर हट जा रहे थे। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सियरा और क्लाइंट मिलने वाले थे तो सियरा उन्हें क्लाइंट से मिलवाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं इंटेलिजेंस से हूँ। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने आइलैंड को लेडी ऑफ द विंड से बचाया था। रेकम जवाब देता है कि हाँ हम वही हैं, हम ग्रैंड की लीडरशिप में काम करते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है, तुम्हें हमारे लापता प्रिंस को ढूंढकर वापस लाना है और ये काम पूरी तरह से सीक्रेसी में होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रिंस के गायब होने का पता ना चले। फिर वो आगे कहता है कि प्रिंस के एम्पेरर से संबंध थे और हमें शक है कि उसके गायब होने में एम्पेरर का हाथ हो सकता है। कैटलीना कहती है कि ये मिशन बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा है और ग्रैन की ओर देखकर पूछती है कि क्या हम ये मिशन स्वीकार करेंगे या नहीं। ग्रैन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि हम ये मिशन हर हाल में स्वीकार करेंगे। फिर वो 2 टीम्स में बट जाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके। वो शहर में नीचे जाकर लोगों से प्रिंस के बारे में पूछते हैं। कई लोग बात करने से मना कर देते हैं लेकिन एक औरत उनसे बात करती है। वो बताती है कि प्रिंस बहुत ही मिलनसार था और लोगों के बीच रहना पसंद करता था। वो अक्सर गलियों में आता था और बच्चों को ट्रिक्स और मैजिक दिखाता था। तो लीरिया पूछती है कि कैसा मैजिक। उसका बेटा कहता है कि हमारे प्रिंस बहुत सुंदर मैजिक करते थे। वहीं उसकी बेटी कहती है कि उन्होंने मुझे एक बार एक सुंदर फ्लावर दिया था। फिर वो पूछती है कि वो अब कहाँ चले गए। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें छिपकर सुन रहा था लेकिन वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसी समय ग्रैंड, रेकम और वर्न एक वेपन शॉप चलाने वाली औरत से बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंस एम्पेरर के साथ मिलकर ऐसा वेपन बना रहा है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। रेकम कहता है कि ये जरूर अफवाहें हैं लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वो जवाब देती है कि क्योंकि एम्पेरर के शिप्स आजकल यहाँ अक्सर आ रहे हैं लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। उसका असिस्टेंट कहता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा आयरन और रॉ मटेरियल मंगवा रहा था, आखिर वो इतना सब इकट्ठा क्यों कर रहा था। वो औरत उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम भी इन अफवाहों पर विश्वास करते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है वो हमारे भले के लिए कुछ कर रहा है। सभी लोग आपस में फिर से एक बार मिलते हैं और अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर से वही छिपा हुआ व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है और अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। वो लोग फैसला करते हैं कि उस जगह पर जाएं जहां लोगों ने आखिरी बार प्रिंस को देखा था। वो जगह खाली होती है और रेत से ढकी हुई होती है लेकिन कैटलीना उन्हें चेतावनी देती है कि कोई उनके पीछे चल रहा है और मैजिक से खुद को छिपा रहा है। और तभी अचानक उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि 3 छोटे बीस्ट उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। ग्रैन एक पर हमला करता है और कैटलीना दूसरे पर वार करती है जिसकी वजह से बीस्ट तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। कैटलीना कहती है कि जो हम पर नजर रख रहा था वो एक छोटी लड़की निकली। लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, तुम मेरे मास्टर के बारे में क्या जानते हो। और यहाँ पर वो प्रिंस की बात कर रही होती है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं कि उसका प्रिंस से क्या रिश्ता है और वो उन पर जासूसी क्यों कर रही थी। वो कहती है कि मेरा नाम लियो है, प्रिंस मुझे मैजिक सिखा रहे थे। वो मशीन्स बनाने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन जब से एम्पायर के कुछ अजीब लोग उनसे मिलने आए वो अजीब तरह से बिहेव करने लगे और उसके बाद अचानक से वो कहीं गायब हो गए और मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा तुम्हारे पास उनके बारे में कोई जानकारी हो सकती है। रेकम कहता है कि हम ये मिशन संभाल लेंगे, तुम बच्ची हो और खतरे में पड़ सकती हो। तो लियो कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ शिप पर जाऊंगी। शिप में उड़ना उसके लिए पहली बार होता है और वो बहुत हैरान होती है। वो उससे पूछते हैं कि प्रिंस किन किन जगहों पर जाया करते थे। वो कई जगहों के बारे में बताती है लेकिन कहती है कि उसने सब जगह खोज लिया सिवाय एक जगह की जो था ओल्ड स्टोन कासल। ग्रैन ऑर्डर देता है कि वहीं पर हम लोग चलते हैं। वो कासल पहुंचते हैं और जगह खाली होती है और वहां पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रेकम कहता है कि ये नामुमकिन है कि यहाँ कोई लोग रहते भी हों। तो लियो कहती है कि मुझे यहाँ पर प्रिंस के मैजिक की मौजूदगी महसूस हो रही है। वो अंदर जाती है और अपने मैजिक स्टाफ से इशारा करती है। अचानक ही सीढ़ियां दिखाई देती है जो कि एक सीक्रेट पैसेज की ओर जा रही थी। वो उस जगह पे नीचे उतरते हैं। वो जगह बहुत ही ठंडी और बड़ी बड़ी डिवाइसेस से भरी हुई थी। लीरिया को वहाँ पर बहुत बुरा एहसास होता है। तभी अचानक वो 2 लड़के सामने आते हैं जो आइलैंड पर उनसे भिड़े थे। उनमें से एक लीरिया से कहता है कि जो तुम अभी महसूस कर रही हो वो एक बीस्ट है।
रेकम चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या फिर से लड़ाई करनी है हमसे? तो वो लड़का कहता है कि हम तुम्हें ढूंढने नहीं आए, हम अपने मास्टर के साथ हैं। और उनके पीछे से एक आदमी आता है और साथ में एक छोटी लड़की भी होती है। कैटलीना उसे देखते ही अपना आपा खो देती है और चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रैन पूछता है कि आखिर ये है कौन? कैटलीना गुस्से में कहती है कि ये ब्लैक नाइट है, एम्परर का एडवाइजर। वो गुस्से से पूछती है कि प्रिंस कहाँ पर है? ब्लैक नाइट धीरे से कहता है कि मुझसे मत पूछो, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे प्रिंस ने हमसे अलायंस की थी क्रिस्टल को उसकी मशीन्स के साथ मिलाकर एक नया वेपन बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। फिर वो कहता है कि प्रिंस का असली मिशन तो लीरिया थी, ताकि वो उसे एक पपेट बना सके। वो अपने साथ खड़ी लड़की की ओर इशारा करके कहता है कि जैसे ये मेरी पपेट है। तभी एक जोरदार वहां पर एक्सप्लोजन होता है और उसके बीच से एक मैकेनिकल बीस्ट निकलता है। लियो चिल्लाती है कि ये प्रिंस का मैजिक है। वो उसकी ओर भागती है और कहती है कि मैं लियो हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? बीस्ट उस पर हमला करता और ग्रैन उसे किसी तरह बचाता है। रेकम उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियो फिर भी उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी और कुछ पल के लिए वो बीस्ट शांत भी हो जाता है। रेकम अपना वेपन उठाकर निशाना लगाता और वो बीस्ट को गिराता है। ग्रैन ऑर्डर देता है कि सब पीछे हटो और किसी सेफ जगह पर जाओ। लियो यहाँ पर रोते हुए कहती है कि शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही। लीरिया कहती है कि नहीं, उसने तुम्हारी आवाज सुनी थी और कुछ पलों के लिए वो शांत भी हुआ था, हमें बस फिर से कोशिश करनी होगी। वहीं कैटलीना कहती है कि हमें यहाँ पर इसके क्लूज ढूंढने चाहिए। लीरिया कहती है कि मुझे एक आवाज बुला रही है, मुझे लगा मैकेनिकल बीस्ट मुझसे बात कर रहा था। और वो एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है। वो उस आवाज के पीछे जाते हैं और रास्ते में लियो प्रिंस के बारे में बताती है। जब प्रिंस मशीन्स और मैजिक बुक्स में लग जाते थे तो खाना पीना तक भूल जाते थे, और कभी कभी जब वो उससे मिलने जाती थी तो वो पूरे ग्रीस में सने होते थे और वो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते थे, लेकिन वो उन्हें हंसाने के लिए मैजिक ट्रिक सिखाते थे। वो बहुत ही दयालु थे और उसे पूरा यकीन है कि वो कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। वो एक बिल्डिंग में पहुंचते और वहां पर एक विशाल मैकेनिकल बीस्ट को देखते हैं। लीरिया उससे पूछती है कि क्या तुम ही मुझे बुला रहे थे? दूर से प्रिंस की आवाज आती है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियो उससे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप वापस नहीं आओगे? प्रिंस उसे नजरअंदाज करके पूछता है कि तुम लोग मेरी रिसर्च के बारे में क्या जानते हो? ग्रैन कहता है कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। प्रिंस कहता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, ये मैकेनिकल बीस्ट तुम्हारी पावर के बिना बेकार है। वो लीरिया की ओर इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं वॉल्ट्स को बचाने की अपने प्लान को पूरा नहीं कर पा रहा। वहीं ब्लैक नाइट और उसके लोग दीवार के पीछे छिपे होते हैं। एडवाइजर अपने पपेट को ऑर्डर देता है कि वो बीस्ट को अपनी पावर दे। बीस्ट जमीन पर वार करता और जमीन टूटने लगती है। वहीं कैटलीना भी हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। रेकम अपने फायर आर्म से हमला करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। लीरिया और ग्रैन भी साथ में आते हैं। लीरिया उसे अपनी पावर देती है। ग्रैन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन बस एक छोटा सा स्क्रैच पड़ता है। वहीं लियो भी मैजिक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम ही रहती है। लीरिया उसे भी पावर देती है और मैजिक और क्रिस्टल की पावर मिलती है और वो हमला करते हैं। और इससे पहली बार बीस्ट को कुछ इफेक्ट होता है और वो थोड़ा पीछे हटता है। लीरिया लियो से कहती है कि अगर हम साथ आएंगे तो इसे हरा सकते हैं। कैटलीना ग्रैन और रेकम से कहती है कि हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, तुम लोग मौका मिलते ही एक साथ अटैक करना। और तुरंत ही कैटलीना बीस्ट के सिर पर वार करती है और ग्रैन उसके पैरों पर। रेकम गोली चलाता और बीस्ट गिर जाता है, जो देखकर प्रिंस चिल्लाता है कि उठो और इन्हें तुरंत ही जला दो। बीस्ट उठकर जमीन पर वार करता और वोल्केनिक लावा निकालता है, लेकिन लीरिया और लियो मिलकर उस हमले को रोक लेते हैं। वो उससे ज्यादा ताकतवर हो जाते और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। वो प्रिंस उसके पास ही गिर जाता और गुस्से में कहता है कि अब वॉल्ट्स की रक्षा कौन करेगा। लियो उसके पास जाकर उसे मारती है और कहती है कि आप नहीं चाहते कि हम खुश रहे, हम इस मशीन के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। वॉल्ट्स की रक्षा करने के और भी कई तरीके हैं। और वो उसे उनके साथ ही चलने की रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि हम आपको खोना नहीं चाहते। वहीं चुपके से एडवाइजर अपने लोगों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और अचानक ही वो जगह गिरने लगती है, लेकिन मैकेनिकल बीस्ट अपने शरीर से उन्हें बचा लेता है। जब वो वापस कासल लौटते हैं तो लियो अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तो प्लेग से उसके पिता की मौत हो गई थी और वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिससे वो हमेशा बहुत दुखी रहती थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई और उन्होंने उसे खुश करने की कोशिश की और उसे मैजिक सिखाया और उसका ख्याल रखा। लीरिया रोते हुए कहती है कि इसीलिए तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं भी अपने माता पिता को नहीं जानती और कैटलीना ही हमेशा मेरे साथ रही है। अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या महसूस करूंगी बता नहीं सकती, इसीलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। लियो मुस्कुराकर कहती है कि मदद करने के लिए थैंक यू और एक मैजिक ट्रिक से उसे एक फ्लावर देती है, जिससे लीरिया बहुत खुश हो जाती है। वर्ण पूछता है कि वो हमेशा बच्चों को खुश करने के बारे में ही क्यों सोचते थे, तो लियो कहती है कि उन्होंने कभी कारण नहीं बताया, लेकिन वो हमेशा हमें खुश करने की कोशिश करते थे। तभी प्रिंस कहता है कि बच्चे इस नेशन का फ्यूचर है, इसीलिए मैं उनकी परवाह करता था। लेकिन आइलैंड को स्टेबल बनाने की जितनी कोशिश की, हमेशा कोई ना कोई बाहरी खतरा बना रहता।
तुम्हारी रक्षा के लिए एक बड़ी पावर चाहिए थी। लियो पूछती है कि वो खतरा आखिर है क्या। तो प्रिंस बताता है कि मुझसे मिलने एक अजनबी आया था। उसने मुझे एक चीज दी और कहा कि ये पावर का सोर्स है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ। फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है कि लियो का ख्याल रखने और उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने मैकेनिकल बीस्ट का इस तरह से इस्तेमाल करने की गलती की। और अंत में वो कहता है कि जब वो नष्ट हुआ तब मैंने उसकी आवाज सुनी। तो लीरिया उससे कहती है कि बीस्ट तुम्हारी वजह से घायल नहीं हुआ था, उसी ने तुम्हें मौत से बचाया और अपना आखिरी मिशन तुम्हारी रक्षा करना चुना। उसने तुम्हारे लिए एक स्काई मैप छोड़ा और तुम्हें एक रेड क्रिस्टल दिया। वो मना कर देता और लीरिया से कहता है कि बीस्ट जरूर तुम्हें कुछ बताना चाहता था और ये तुम्हें ही रखना चाहिए। लीरिया उसे धन्यवाद कहती है और वो अपनी ट्रैवल जारी रखने की तैयारी करने लगते हैं। लियो ग्रैन से पूछती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। तो ग्रैन कहता है कि एस्ट्रल आइलैंड, मेरे पिता वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद ग्रैन और लीरिया मैप को छूते हैं और एक नीला आइलैंड देखते हैं। कैटलीना उसे देखती है और कहती है कि ये तो ऑगस्ट आइलैंड है। रेकम उसकी बात को कंफर्म करता है और कहता है कि ये चारों तरफ ओशियन से घिरा हुआ है। ग्रैन और लीरिया पूछते हैं कि ये ओशियन क्या होता है। तो रेकम मुस्कुराकर कहता है कि वहाँ पर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। सुबह प्रिंस बंदरगाह पर उन्हें विदा करने आता है। लोग उसे फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। दूर से लियो भागते हुए आती है और रेकम कहता है कि अच्छा हुआ तुम हमें विदा करने आ गई। वो कहती है कि मैं विदा करने नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल जारी रखूंगी। मुझे एक महान मैजिशियन बनना है और मैंने ये फैसला अच्छे से कर लिया है। प्रिंस कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बात रखने की इजाजत दी थी, अपनी जिद थोपने की नहीं। लियो जवाब देती है कि मैं चाहती तो बिना इजाजत मैजिक से शिप में छिप सकती थी। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। प्रिंस ग्रैन से कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम इसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी होगे। ग्रैन मुस्कुराकर कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे साथ ही रहेगी। बाकी लोग भी कहते हैं कि हम तुम्हारा वेलकम करेंगे। रास्ते में वो सिएरा को भी साथ में ले जाते हैं क्योंकि वो ऑगस्ट आइल्स के रास्ते में आइलैंड पर एक नई शॉप खोलने वाली है। सिएरा उनसे कहती है कि अगर तुम मेरी शॉप से कुछ लोगे तो मैं तुम्हें बड़ा डिस्काउंट दूंगी क्योंकि तुमने मेरी काफी मदद की है। वो कहती है कि 2 दिन में मैं तुम्हारी पूरे ट्रैवल के लिए जरूरी सप्लाईज तैयार कर दूंगी और इस दौरान यहाँ आइलैंड पर कुछ रूइंस मिले, लोगों ने मुझसे वहाँ पर काम करने को कहा है। रेकम बीच में कहता है कि मुझे मत बताओ कि तुमने हमें सप्लाईज देने के बदले ये मिशन दिया है। सिएरा हंसकर कहती है कि मेरे काम का हिस्सा है कि तुम्हारे जैसे टैलेंट्स को व्यर्थ न जाने दूं। रेकम काफी शर्मिंदा होकर उसे धन्यवाद देता है। कैटलीना कहती है कि हम 2 दिन खाली हैं तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ग्रैन पूछता है कि ये रूइंस कहाँ पर है। सिएरा कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें मैप बना कर देती हूँ। वो रूइंस की तलाश में निकलते हैं और जंगल के बीच एक बड़ा सा सुंदर कासल देखते हैं। रेकम कहता है कि चलो अंदर चलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। कैटलीना उसे रोकती है कि किसी ने इस जगह को पहले से डिस्कवर नहीं किया है, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रेकम कहता है कि अगर अंदर नहीं जाएंगे तो जानेंगे कैसे कि यहाँ पर है क्या। लियो भी कहती है कि हमें अंदर जाकर खुद ही देखना चाहिए। तभी अचानक लीरिया के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो आधी ऊपर आधी नीचे फंस जाती है। ग्रैन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके नीचे की जमीन भी टूट जाती है। फिर सभी के नीचे की जमीन गिर जाती है और वो अंडरग्राउंड में कहीं पर चले जाते हैं। वो एक बड़ी जगह पर गिरते हैं लेकिन अलग अलग हिस्सों में। ग्रैन, रेकम और लियो एक तरफ होते हैं और वहीं लीरिया, कैटलीना और वर्न दूसरी तरफ। कैटलीना कहती है कि शायद ये जगह अजनबियों को फंसाने के लिए एक ट्रैप है या फिर ये बहुत पुरानी है और गिर रही है, लेकिन अभी ये जरूरी है कि हम ग्रैन और बाकी लोग तक पहुंचे। वर्न कहता है कि मैं उड़कर उन्हें ढूंढता हूँ लेकिन बैट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कैटलीना उन्हें मारती है और कहती है कि यहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। लीरिया भी कहती है कि मैं ग्रैन की मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। उधर ग्रैन भी कहता है कि मैं लीरिया की लाइफ फोर्स को महसूस कर सकता हूँ। ठीक जगह पता नहीं लेकिन डायरेक्शन पता है। वो रास्ता दिखाता और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गेट से पानी का तेज बहाव आता हुआ दिखता है। तो लियो अपने मैजिक से हवा का चक्र बनाकर पानी को रोक लेती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। उधर लीरिया, कैटलीना और वर्न को लेकर चल रही होती है लेकिन डायरेक्शन साफ नहीं लग रही थी। वो कहती है कि अब मुझे ग्रैन हर तरफ महसूस हो रहा है। वर्न कहता है कि ग्रैन की सेंस बहुत तेज है, पहली बार जब हमने तुम्हें देखा था उसी की सेंस हमें तुम्हारे पास लाई थी। कैटलीना कहती है कि लेकिन ग्रैन हमेशा से लापरवाह ही रहा है। तो वर्न भी हंसकर कहता है कि हम जब छोटे थे तो ग्रैन हमेशा खुद पर निर्भर रहना चाहता था। मैं उस पर प्राउड करता हूँ और अब मैं उसकी मदद करूंगा जब तक वो अपने पिता से मिल नहीं जाता। उधर रेकम लियो को मसाल देता और कहता है कि खुद को मत थकाओ ज्यादा, बड़े लोग संभाल लेंगे। लियो गुस्से में कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और यहीं पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। ग्रैन हंसता और कहता है कि इनकी लड़ाई मुझे वर्न की याद दिलाती है। अचानक उन्हें चीख और धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखते हैं कि 2 लड़कियों का पीछा एक सैंड बीस्ट कर रहा है। एक लड़की कहती है कि यही बीस्ट ट्रेजर की रखवाली कर रहा है। वो बॉम्ब फेंकती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। ग्रैन एक लड़की को बचाता और रेकम गोली चलाता है लेकिन वो बीस्ट फिर से जिंदा हो जा रहा था।
ग्रैन तलवार से उस पर वार करके एक गैप बनाता है। लड़कियां बॉम्ब्स अंदर फेंकती है लेकिन वो फिर से बन जाता है। ग्रैन कहता है कि सब एक बार मिलकर हमला करो। लियो पानी का तेज बहाव बनाती है और आखिरकार बीस्ट वो खत्म हो जाता है। तभी ऊपर की छत टूटती है और लीरिया, कैटलीना और वर्न ऊपर से गिरते हैं। वो दोनों लड़कियां सिर्फ वहां के ट्रेजर वाले गेट में इंटरेस्टेड दिखाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर सोना ही सोना था, लेकिन ग्रैन की नजर बीच में रखी उस स्वॉर्ड पर जाती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तेज रोशनी फैलती है और सारा सोना उस जगह से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सियरा की शॉप में लौटते हैं। सियरा माफी मांगती है कि ट्रेजर पर भरोसा करने के कारण वो पेमेंट नहीं दे सकी। वो कहती है कि इस स्वॉर्ड को और जो खाना पीना दूंगी वही पेमेंट समझ लो। कैटलीना कहती है कि कोई बात नहीं। रेकम भी कहता है कि हम रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे। ग्रैन उस स्वॉर्ड को लड़कियों को दे देता है और कहता है कि तुम ही इसके लायक हो। वो कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे बिना तो हम मर जाते, और स्वॉर्ड वापस कर देती है। जिसके बाद वो ऑगस्ट आइल्स की ओर उड़ते हैं। रास्ते में लीरिया एक सपना देखती है कि उसने ग्रैन और बाकी लोगों को मार दिया है। ग्रैन उसे जगाता और कहता है कि हम ऑगस्ट आइल्स पहुंच गए हैं। कैटलीना कहती है कि एक लौता आइलैंड है जो हर तरफ से ओशियन से घिरा है। लीरिया और लियो उसकी सुंदरता देखकर काफी हैरान थे। रेकम कहता है कि तैयार हो जाओ, हम पानी पर उतरने वाले हैं। तो लियो घबराकर कहती है कि पानी पर तो हम मारे जाएंगे। इसके बाद वो पोर्ट पर पहुंचते हैं लेकिन जगह खाली थी। लीरिया कहती है कि मुझे एक कमजोर बीस्ट की यहाँ पर मौजूदगी महसूस हो रही है। ग्रैन कहता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं, लेकिन अजीब सी स्मेल आ रही है। वो स्मेल की डायरेक्शन में जाते और शोर पर अजीब पैरासाइट बॉडीज को देखते हैं और दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। और वहीं एक नाव से आदमी कुछ आवाज दे रहा था। वो कह रहा था कि उस धुएं के पास मत जाओ, हम चीजें जला रहे हैं। वो आदमी रेकम को पहचान कर हैरान होता है। उसका नाम यूजीन है, जो कि रेकम का पुराना दोस्त था। वो पूछता है कि क्या तुमने अपना शिप ठीक कर लिया और उड़ाना भी शुरू कर दिया? तो रेकम कहता है कि हाँ, अब हम इससे दुनिया घूम रहे हैं। यूजीन मजाक में कैटलीना की ओर इशारा करके कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी है और क्या ये लोग तुम्हारे बच्चे हैं? तो रेकम हंसकर कहता है कि नहीं, हम स्काई फेरर्स हैं। यूजीन उन्हें सिटी ले जाता और बताता है कि ऑगस्ट आइलैंड अर्थली एम्पायर के खिलाफ युद्ध में है, क्योंकि वो समुद्र को अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए पॉल्यूट कर रहे हैं और हमारे पास सी गार्डियन ड्रैगन का साथ है। ग्रैन कहता है कि हम एस्ट्रल आइलैंड जा रहे हैं। तो यूजीन हंसकर कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो। वो पानी पर बने सुंदर सिटी पहुंचते हैं जहाँ पर यूजीन उन्हें ठहराता है। तभी वहाँ का सोल्जर एक घायल आदमी को लेकर आता है और कहता है कि बीस्ट ने हमला किया है। लियो उसे मैजिक से ठीक करती है, जिसे देखकर यूजीन काफी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें तो हीलिंग मैजिक आती है। लियो कहती है कि मैं एक मजीशियन हूँ और मैं बाकी घायलों की भी मदद करूंगी। यूजीन कैटलीना से सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने को कहता है, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है और वो रेकम से शिप को ठीक करने को कहता है। रेकम पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। ग्रैन और लीरिया भी मदद करना चाहते हैं, तो रेकम कहता है कि तुम मार्केट से सामान लाओ और सिटी घूमो, जिससे वो दोनों तो बहुत खुश होते हैं। मार्केट में लीरिया एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है और अजीब सी फिश देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर ये है क्या? दुकानदार हैरान होकर कहता है कि तुमने अगस्त का खाना नहीं सुना? पास के लोग कहते हैं कि तुम्हें हमारा खाना जरूर चखना चाहिए। तभी एक बूढ़ा आदमी बीच में आता और उनसे कहता है कि कस्टमर्स को परेशान मत करो। जैसे उसे पता चलता है कि वो ट्रैवलर है, वो उन्हें अपने यहाँ ठहरने का इन्विटेशन देता है। ग्रैन जिसके लिए मना कर देता और कहता है कि हम मिशन के बीच में समय बर्बाद नहीं कर सकते, और वहीं सैफ कुछ ही सेकंड में खाना तैयार कर देता है। हमेशा की तरह लीरिया के पेट की आवाज उसे बेनकाब कर देती है और ग्रैन बिल के बारे में पूछता है, तो रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराकर कहता है कि अगर खाना पसंद आए तो दोबारा आना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी लाना। एक सैफ उससे कहता है कि आपकी सेलिंग स्किल्स कमाल की है, क्योंकि फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ग्रैन और लीरिया खाना खाते और लीरिया यहाँ पर खुश होकर कहती है कि हमें सबको यहाँ पर साथ में खाना चाहिए, साथ खाने से खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। उधर रेकम अपना काम खत्म करके यूजीन के पास बैठता है और कहता है कि शुरू से यही तुम्हारा प्लान था ना, हमें अपने साथ लाने का, क्योंकि तुम्हारे पास वर्कर्स की कमी है। यूजीन कहता है कि तुम्हें मेरे फेवर्स चुकाने ही होंगे, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। पुराना रेकम कभी अपनी प्यारी शिप की लीडरशिप किसी बच्चे को नहीं सौंपता। तो रेकम जवाब देता है क्योंकि ये उसका लाइफ ड्रीम है। ग्रैन काफी सीधा साधा है और मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। यूजीन चालाकी से कहता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। इधर लियो और वर्न भी अपना काम खत्म करके आ जाते हैं। यूजीन कहता है कि आज रात का डिनर बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज मेरी कुकिंग की बारी है। तभी अचानक एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि कैटलीना ने किचन में आग लगा दी थी। मार्केट में लीरिया गहनों को देखकर हैरान होती है और दुकानदार से पूछती है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये सेल्स और सी कोरल से बने ज्वेल्स हैं। कहा जाता है कि इन्हें साथ रखने से आपकी रक्षा करते हैं। हर रंग एक अलग मिशन को दर्शाता है। लीरिया को नीला वाला काफी पसंद आता और दुकानदार कहता है कि नीला रंग लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करता है। ग्रैन उसे खरीद कर लीरिया को पहना देता है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो एक जगह पर बैठते हैं।
लीरिया कहती है कि आज मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब हमने पहली बार आइलैंड पर शॉपिंग की थी। उसी दिन कैटलीना ने मुझे एक डायरी दी थी। मैं उसमें हर दिन के बारे में लिखती हूँ, जिस दिन हम मिले और हमारी सारी एडवेंचर्स। आज मैंने उस पानी के ऊपर बने सुंदर शहर के बारे में लिखा और तुम्हारे गिफ्ट के बारे में भी। तभी शहर की घंटियां बजती और बारिश रुक जाती है। आसमान में रेनबो दिखाई देता है और अचानक ग्रैन को याद आता है कि वो यूजीन की लिस्ट की आखिरी चीज को खरीदना भूल गया है। वो लीरिया से कहता है कि वो अकेला जाकर इसे लेकर आता है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और सावधान रहने का बोलकर कहीं गायब हो जाती है। इधर लीरिया अकेली बैठी होती है कि तभी नकाबपोश लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं ग्रैन को अजीब सा एहसास होता है और वो लौट कर आता है, लेकिन लीरिया उसे मिलती नहीं। उसे नदी में एक बोट पर लीरिया के बाल दिखते हैं तो वो उनका पीछा करता है, लेकिन वो गेट्स के बाहर निकल जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी वॉरशिप शहर पर हमला कर देती है और वो लोगों के लीडर को मार देते हैं और बाकी को पकड़ लेते हैं। लीरिया पूछती है कि तुम रेसिडेंट्स को क्यों मार रहे हो, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। तो कमांडर कहता है कि हमें आइलैंड वालों के साथ क्रूअल होना पड़ेगा क्योंकि तुम यहीं पर छिपी थी। अगर तुम भागी नहीं होती तो ये लोग सुरक्षित होते। जो कुछ हुआ उसकी वजह तुम ही हो। अब तुम्हें कॉपरेट करना होगा वरना हम इन्हें भी मार देंगे। लीरिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करूंगी, मैं अपने लोगों के साथ अपनी जर्नी जारी रखना चाहती हूँ। वो हंसकर कहता है कि तुम सिर्फ एक टूल हो जिसे ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। मेजेज ने तुम्हें हमारे लिए छोड़ा है, तुम हमारे लिए किसी हथियार जैसी हो, जैसे कि अभी मेरे हाथ में एक हथियार है। वो एक आदमी को मार देता और लीरिया रोते हुए कहती है कि मैं कोई टूल नहीं हूँ और मैं लोगों को मारती नहीं हूँ। वो जवाब देता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम भूल गई हो। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कितनी टेरिफाइंग टूल हो। वो क्रिस्टल मंगवाता है और उसके पास लाता है और लीरिया को याद आने लगता है कि एक एक्सपेरिमेंट में उसने कितने बीस्ट को मारे थे। कमांडर कहता है कि तुम एक डिस्ट्रक्टिव टूल हो, आम लोगों के साथ नहीं रह सकती। अगर लोगों को तुम्हारी पावर का पता चला तो वो उसे डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लीरिया कहती है कि लेकिन मेरा टीम किसी को मारता नहीं। वो जवाब देता है कि तुम्हारे उनके साथ होना ही उनके लिए मुसीबत बनेगा और अंत में तुम ही उन्हें मारोगी। लीरिया को अपना सपना याद आता है और तभी कमांडर उसकी वो नीली हेयर पिन तोड़ देता है और तभी दूर से ग्रैन की आवाज आती है, उसने सारे सोल्जर को हरा दिया था। लीरिया यहाँ पर चुपचाप रो रही होती है और कमांडर उससे कहता है कि मैंने उसे बस उसकी सच्चाई याद दिलाई है। अचानक पानी से गार्डियन ड्रैगन निकलता है और कमांडर की शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वॉरशिप उस पर हमला करती है लेकिन ड्रैगन उन्हें भी नष्ट कर देता है। कमांडर लीरिया से कहता है कि क्या तुम फिर से सब कुछ नष्ट करना चाहती हो, और वो उसे मारता है। तभी ग्रैन हमला करता है और उसे लात मारकर वहीं पर गिरा देता है। उसकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है लेकिन लीरिया चुप होती है। ग्रैन देखता है कि ड्रैगन के पास लाल क्रिस्टल है, यानी कोई इविल उसे कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि मुझे इसे बचाना होगा। तो कैटलीना कहती है कि अभी हमें पीछे हटना होगा। वो भागते हैं लेकिन अचानक पौधे उन्हें जकड़ लेते और ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की उन्हें बचाती है जिसने मार्केट में ग्रैन को वार्निंग दी थी। वो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। लीरिया अब भी नहीं जागती। लियो अपनी हीलिंग मैजिक यूज करती है लेकिन असर नहीं होता। यूजीन कहती है कि शायद गार्डियन ड्रैगन की वजह से ये हो रहा है। तो लड़की बताती है कि ड्रैगन ऐसा पहले नहीं था, एम्पायर ने समुद्र को पॉल्यूट कर दिया जिससे वो बदल गया है। लेकिन लीरिया की हालत का कारण यही नहीं है, उसने खुद अपने माइंड को रियलिटी से अलग कर लिया है। कैटलीना पूछती है कि उसे बचाने के लिए अब क्या करे। तो लड़की कहती है कि इलाज आसान नहीं है, अगर जबरदस्ती जगाया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और अभी सिर्फ ग्रैन ही उससे कम्युनिकेट कर सकता है। रेकम पूछता है कि तुम कौन हो और तुम किसके लिए काम करती हो। वो कहती है कि ये मेरे सीक्रेट्स हैं लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लीरिया का इलाज मेरे पास है और इसीलिए अच्छी तरह से सोच लो। और वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर यूजीन का असिस्टेंट आता है जो कहता है कि सी लेवल फिर से बढ़ गया है और पानी पॉल्यूटेड हो गया है। यूजीन और रेकम नीचे जाते और बाकी टीम लीरिया के पास रहता है। ग्रैंड कैटलीना से पूछता है कि कमांडर ने डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अगेन ऐसा क्यों कहा था। कैटलीना बताती है कि एम्पायर ने लीरिया पर बीस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कुछ समन किया था जो पूरे आइलैंड को मिटा सकता था और हमें नहीं पता कि वो क्या था। उसके बाद लीरिया को कैद कर लिया गया और मुझे उसकी निगरानी के लिए चुना गया। स्टार्टिंग में वो बिना किसी इमोशन के सिर्फ एक टूल जैसी लगती थी, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वो महसूस करती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैंने उसे बोलना, लिखना, महसूस करना सिखाया। फिर वो बाहर की दुनिया के लिए तरसने लगी, इसीलिए मैंने उसे भागने दिया और हम तुमसे मिले। तुमने उसे वो सिखाया जो मैं नहीं सिखा सकी। तुम्हारे साथ वो सच में बहुत खुश थी। ग्रैन उदास होकर कहता है कि लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। कैटलीना कहती है कि तुम बच्चे हो, उसकी रक्षा करनी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने उसे खुशियां दी है। बाद में वर्न ग्रैन से पूछता है कि सोच क्या रहे हो। ग्रैन कहता है कि अगर मुझे लीरिया से कुछ कहना हो तो क्या कहूँ। ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर ली। वर्न कहता है कि तुम्हारी जिंदगियां जुड़ी है, तुम ही उससे बात कर सकते हो। ग्रैन रोसेटा के पास जाता है। वो कहती है कि हमें एक बीस्ट के पास जाना होगा और वही हमारी मदद कर सकता है।
ग्रैन रेकम से कहता है कि यही एक रास्ता है। तो रेकम कहता है कि मैं रोसेटा पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम कैप्टन हो, तुम्हारा साथ दूंगा मैं। यूजिन गुस्से में कहता है कि मुझे डिसीजंस में शामिल क्यों नहीं करते, लीरिया मेरी भी दोस्त है। उनकी टीम उड़ान करने के लिए तैयारी करता है। रेकम यूजिन से विदा लेता और मिशन खत्म करके फिर से मिलने का वादा करता है। अंत में सियरा भी उन्हें खाना और सामान देने के लिए आइलैंड पर पहुंच जाती है, क्योंकि वॉर की वजह से उनकी सप्लाई कम हो गई थी। वो टीम को विदा कहती है और यूजिन से कहती है कि आपने जो जो चीजें मांगी थी सब कुछ तैयार है। कैटलीना रोसेटा से कहती है कि इस मिशन में हम तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। तो रोसेटा जवाब देती है कि मुझ पर भरोसा रखो, और ग्रैन से कहती है कि हमारा डेस्टिनेशन है लुमेसी आइलैंड। आसमान में उड़ते हुए ग्रैन चिंतित और काफी उदास दिख रहा था। रेकम उसकी चिंता महसूस करता है, लेकिन रोसेटा से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए कोई अजीब हरकत मत करना। वो मुस्कुराकर कहती है कि तुम हर एक चीज की डिटेल्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हो। तो रेकम जवाब देता है कि किसी को भी हैरानी होगी कि तुम बिना साफ वजह के हमारी मदद क्यों कर रही हो। कुछ देर के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वो एक बहुत ही हरा भरा आइलैंड था। रोसेटा कहती है कि इसे लुमीसी आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर कैटलीना लीरिया को उठाकर चल रही होती है। लीरिया एक सपना देख रही होती है कि वो एक बहुत बड़े जगह पर है और चारों ओर बस किताबें और जमीन खून से सनी पड़ी है। वो टीम तक पहुंचने की कोशिश करती है और वो उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रैन को छूती है वो गायब हो जाता है और उसकी बाकी टीम भी गायब हो जाती है। और तभी एक आवाज आती है कि तुम डिस्ट्रक्शन का एक हथियार हो जो किसी को भी मिटा सकती है। वो पूछती है कि क्या मैं ही उनकी मौत की वजह हूँ? तो वो आवाज कहती है कि हर तबाही की वजह तुम ही हो। और उसकी नीली हेयर पिन भी गायब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है और उसके आसपास की जगह बर्फ में बदल जाती है। इधर बाकी लोग आइलैंड पर वो ढलान से भरे लंबे रास्तों पर चलते हैं। रेकम परेशान होकर पूछता है कि क्या यही एक रास्ता है? तो रोसेटा कहती है कि नहीं, और भी रास्ते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। वो एक बड़े सुंदर पेड़ के पास पहुंचते तो रोसेटा कहती है कि हम पहुंच गए। वो पेड़ से कहती है कि सामने आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ गेस्ट लाई हूँ। और तभी एक छोटी बहुत सुंदर सी लड़की सामने आती है। रोसेटा कहती है कि ये अबैंडन्ड फॉरेस्ट की बीस्ट है और यही हमारी मदद करेगी। वो फॉरेस्ट गर्ल रोसेटा को गले लगाती है। तो लियो पूछती है कि तुम दोनों फ्रेंड हो क्या? जिस पर रोसेटा कहती है कि हम फ्रेंड से भी बढ़कर हैं, हम फैमिली हैं। फॉरेस्ट गर्ल लीरिया को देखकर उदास हो जाती है और रोसेटा कहती है कि ये लड़की इतनी आहत हुई कि खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ग्रैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लीरिया को किसी भी तरह ठीक कर दे। वो फॉरेस्ट गर्ल मुस्कुराती और अपने पैरों को फैलाती है, जिससे पौधे एक आराम की जगह बना देता है। रोसेटा बताती है कि फॉरेस्ट गर्ल उससे क्या कह रही है, क्योंकि वो उससे कम्युनिकेट कर सकती है। वो कहती है कि वो ग्रैन को लीरिया से कनेक्ट करेगी ताकि वो उससे बात कर सके। ग्रैन लीरिया का हाथ पकड़ता और फॉरेस्ट गर्ल उसका दूसरा हाथ पकड़ती है और इसके बाद ग्रैन लीरिया की कॉन्शियसनेस में एंटर करता है। वहाँ पर समुद्र जैसा अंधेरा था और गहराई में बर्फ से घिरी लीरिया थी। वो पूछता है कि तुम क्या महसूस कर रही हो? तो लीरिया कहती है कि ये किताबें मेरी दूसरी पर्सनालिटी की यादें हैं। ये यादें मुझे तुमसे फिर से जुड़ने नहीं देती। मैंने खुद को भुला दिया ताकि एक हथियार बनकर लोगों को चोट ना पहुंचाऊं। वो उसे अबैंडन्ड आइलैंड की याद दिखाती है और कहती है कि मैंने ही उसे मिटा दिया था जब मैंने अपनी बीस्ट से मदद मांगी थी। पूरा आइलैंड गायब हो गया और मैं ही इसकी वजह हूँ। ग्रैन कहता है कि एम्पायर ने तुम्हें मजबूर किया था। वो कहती है कि ये मेरी पावर है, मैं सब कुछ तबाह कर देती हूँ और मैं लोगों को मारने के लिए बस एक पपेट हूँ। यही सच्चाई है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। हमारी जर्नी की सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं चाहती थी तुम मेरी मदद करो। ग्रैन उसके पास आने की कोशिश करता तो वो चेतावनी देती है कि पास मत आओ वरना मैं सब कुछ फिर से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ग्रैन कहता है कि तुमने हमारी पूरी जर्नी में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि तुमने तो अपनी पावर से हमारी मदद की। वो चिल्लाती है और कहती है कि कैटलीना पहले एक बेहतरीन सोल्जर थी और अब एम्पायर मेरे कारण ही उसके पीछे पड़े हैं। तुम दोनों भी मेरे कारण मारे जाओगे। ग्रैन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं, कैटलीना ने खुद तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। लीरिया कहती है कि तुम्हारे बिना मैं अपना चाइल्डहुड का सपना पूरा नहीं कर पाती। तुमने मेरा सपना सच किया। फिर चिल्लाती है, लेकिन तुम अपना सपना बिना इस प्रॉब्लम के पूरा कर सकते थे। मैंने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तुम और कैटलीना हमेशा मेरी मदद कर सकते हो और बदले में मैं तुम्हें हर्ट करूंगी और मैं फिर से किसी अपने को हर्ट नहीं करना चाहती। वो ग्रैन को अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर धकेलने लगती है और कहती है कि मुझे गायब हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे दूंगी। ग्रैन चिल्लाता है कि लीरिया तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है कि शुरू से ही मुझे तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे देनी चाहिए थी, आधी नहीं। ग्रैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे बिना जर्नी जारी नहीं रखना चाहता और तभी लीरिया का हेयर पिन उसके पास गिरती है। वो शांत होकर उसे पकड़ लेती है और ग्रैन फिर से उसके पास पहुंचता है। वो कहता है कि लियो और वर ने इसे ठीक किया है। कैटलीना और रेकम ने कहा कि इसे तुम्हें लौटा दूं। वो कहता है कि तुमने किसी को तबाह नहीं किया, हमारा बॉन्ड और फ्रेंडशिप तुम्हारी वजह से ही है। तुमने नीली हेयर पिन इसीलिए चुनी क्योंकि वो हमें जोड़ती है। तुमने हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं किया, तुमने हमारी फ्रेंडशिप बनाई है और बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें जर्नी साथ रखनी होगी। और तभी अंधेरा मिट जाता और रेनबो दिखाई देता है। लीरिया कहती है कि ये सीन उसी जैसा है जो हमने सिटी में देखा था।
तो ग्रैन कहता है कि लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करूंगा। जिसके बाद दोनों जाग जाते हैं और सारी टीम बिल्कुल हैरान हो जाती है। लीरिया के बोलते ही कैटलीना उसे गले लगाकर रो पड़ती है। तो लीरिया कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें चिंता में डाला। रेकम कहता है कि अब हम फिर से साथ में जर्नी जारी रख सकते हैं। और तभी वो फॉरेस्ट गर्ल गायब हो जाती है और अचानक वॉर सिग्नल सुनाई देता है। आसमान में वॉरशिप दिखाई देते हैं और कमांडर पॉमर पूरे आइलैंड को मिटाने का प्लान बना रहा होता है और सोल्जर को फॉरेस्ट जलाने का वो ऑर्डर देता है। तभी कैटलीना सामने आकर कहती है कि मैं तुम्हें आइलैंडर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम दिखाई दे गई, मुझे एस्ट्रल और क्रिस्टल द्वारा छोड़ा गया टूल वापस लेना है। ग्रैन कहता है कि लीरिया कोई हथियार या वेपन नहीं है। कमांडर जवाब देता है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव वेपन है, भले ही पूरी पावर का इस्तेमाल वो ना करे। कैटलीना कहती है कि लीरिया अपनी पावर की वैल्यू जानती है और उसे कंट्रोल करना भी। तुम लोग ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए आइलैंड डिस्ट्रॉय करते हो। तो रेकम कहता है कि तुम लोगों ने समुद्र को पॉल्यूट किया और आइलैंड को बर्बाद किया है। वो कमांडर कहता है कि फिर तो मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो पर्पल क्रिस्टल निकालता और फॉरेस्ट की बीस्ट सामने आती है जिन्हें वो क्रिस्टल से कंट्रोल कर रहा था। अचानक जमीन से पौधे निकलते हैं और रोसेटा कहती है कि मैं फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होने दूंगी। उनकी टीम सोल्जर्स पर हमला करते हैं। ग्रैन कमांडर पर टूट पड़ता और क्रिस्टल तोड़ देता है। कमांडर अपना वेपन निकालकर ग्रैन पर निशाना लगाता है। तभी लीरिया बीच में आती है और वो प्राइमल बीस्ट टाइमट को समन करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ अपनी पावर किन लोगों पर इस्तेमाल करनी है। टाइमट तूफान चलाता और कमांडर समुद्र में डूब जाता है और इसके बाद रोसेटा फिर से गायब हो जाती है। रेकम कहता है कि उसने हमारी बहुत मदद की, मैंने उसे गलत समझ लिया था। तो लीरिया कहती है कि सी लॉर्ड मुझे बुला रहा है, जब से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ वो मुझसे बात कर रहा है। वो सी और आइलैंडर्स की रक्षा करना चाहता है लेकिन पॉल्यूशन उसे रोक रहा है, उसे हमारी मदद चाहिए। रेकम कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। कैटलीना भी कहती है कि जो भी मदद मांगेगा हम करेंगे और यही हमारा मिशन है। तभी ग्रैन ऑर्डर देता है कि अगस्त लौटते हैं। दूर से रोसेटा उनसे विदा लेती है और कहती है कि ग्रैन जरूर सफल होगा क्योंकि वो उस व्यक्ति का बेटा है जिसने मेरे साथ मेरी सबसे बड़ी जर्नी की थी। इधर अगस्त पर सी लॉर्ड अपना कंट्रोल खो देता और सिटी पर हमला करता है। शहर की फोर्सेस बॉम्ब्स और कैनन से हमला करती है लेकिन असर नहीं होता। वो यूजीन पर भी हमला करता है। तभी अचानक प्राइमल बीस्ट ऑटोमेशन प्रकट होता है जिसे लीरिया ने समन किया था और वो यूजीन की रक्षा करता है। यूजीन कहता है कि तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई, लेकिन हालात खराब है, हमारा गार्डियन हम पर ही हमला कर रहा है। ग्रैन अपनी मदद की पेशकश करता है लेकिन यूजीन कहता है कि वो हमसे बहुत ताकतवर है, हमें यहाँ के रेजिडेंट्स को यहाँ से निकालना होगा। तो लीरिया कहती है कि हमें गार्डियन बीस्ट की मदद करनी है, उसने पॉल्यूशन से लड़ते लड़ते अपनी ताकत खो दी, अगर हमने मदद नहीं की तो वो भी मर सकता है। यूजीन सोल्जर को रास्ता साफ करने का ऑर्डर देता है और वो सिटी के सबसे ऊंचे स्थान की ओर बढ़ते हैं। गार्डियन बीस्ट उन पर छोटे पैरासाइटिक मॉन्स्टर से हमला करता है। तभी रूइन आइलैंड की लड़कियां मैरी और कारवा आती है और उनकी मदद करती है। सोल्जर भी रास्ता साफ करते और मॉन्स्टर की संख्या अब दुगनी हो गई थी। तभी एक बटरफ्लाई से घिरी हुई महिला सामने आती है और एक ही बार में मॉन्स्टर्स को मार देती है। एक आदमी बड़े पत्थरों से हमला करता और एक लड़की जोरदार चार्ज करती है और तभी एक लड़का बिजली जैसा स्पीड से आगे चलता है। फिर भी मॉन्स्टर इकट्ठा होकर बड़ा हमला करते हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। ग्रैन महसूस करता है कि कुछ तो अजीब है। बीच में एक अलग मॉन्स्टर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। बाकी नाइट्स मदद को आते हैं। एक नाइट मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है लेकिन वो फिर से जुड़ जा रहा था। यूजीन उस अलग मॉन्स्टर को निशाना बनाकर मार देता और बाकी मॉन्स्टर बेकाबू हो जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है कि यही मौका है गार्डियन बीस्ट को बचाने का। लीरिया फॉरेस्ट गर्ल को समन करती है और अपनी पावर ग्रैन को दे देती है। ग्रैन गार्डियन ड्रैगन पर हमला करता है और क्रिस्टल को निशाना बनाता है। पास जाते ही गर्मी काफी बढ़ जाती है और ग्रैन जलने लगा था। लीरिया भी उसकी चोट को महसूस करती है और उसे अपनी और पावर देती है। तभी वो क्रिस्टल फट जाता और यूजीन ड्रैगन से बात करता है कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो, तुमने मेरी बेटी को डूबने से बचाया था। गार्डियन ड्रैगन गायब हो जाता और लीरिया के लिए एक नया मैप छोड़कर जाता है। और तभी अचानक ब्लैक नाइट काउंसलर आता और अपनी पपेट को ऑर्डर देता है और वो लीरिया की पावर को खींच लेती है। लीरिया पूछती है कि ये लड़की मेरी जैसी है और उससे कहती है कि हमारे ओरिजिन के बारे में बताओ। वो कहता है कि अभी सच जानने का समय है और चला जाता है। सिटी में सिएरा मिशन खत्म होने की खुशी में सेलिब्रेशन करती है जिसमें नाइट्स भी शामिल होते हैं। लीरिया कहती है कि मुझे काउंसलर वाली लड़की से फिर से मिलना है, शायद उससे अपने बारे में जान सकूं। मुझे डर लगता है लेकिन तुम सबके साथ होने से हिम्मत मिलती है। यूजीन उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारे बिना हम आइलैंड बचा नहीं पाते। वो पूछता है कि क्या तुम्हें टीम में एक और मेंबर चाहिए, मैं तुम्हारे साथ जर्नी पर चलना चाहता हूँ। रेकम पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तो यूजीन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी एक्साइटिंग है और मुझे भी एक काम करना है जिसे मैं हमेशा टालता रहा हूँ। ग्रैन मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारा वेलकम है। लियो भी मुस्कुराकर कहती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा फन होगा। सब सेलिब्रेशन के बाद नए डेस्टिनेशन की ओर उड़ने की तैयारी करते हैं और आइलैंडर बड़े जश्न के साथ उन्हें विदा करते हैं।
और इसके बाद वो लोग अपने नए सफर के लिए उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।